नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी के शासन वाले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में एक साथ आज कथित लव जिहाद के खिलाफ बिल विधानसभाओं से पारित कर लिए गए। योगी सरकार, आपको बता दें कि पहले अध्यादेश लेकर के आई थी, जिसे आज विधानसभा ने मंजूरी दे दी। वैसे विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार का पक्ष था कि धर्म बदलकर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही, जिस पर यह सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कथित लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक पेश किया गया, जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया। मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में कथित लव जिहाद से जुड़े 24 मामले दर्ज हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान लखनऊ से जुड़ रहे हैं और अनुराग द्वारी जो है वो भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जब ये विधेयक इससे आज तो पारित कराया गया, लेकिन अध्यादेश जब लाया गया था तब खासा विरोध किया गया था, कई सारी आवाजें उठी थी। आज जब विधानसभा में आया तो विपक्ष का क्या रुख रहा है? क्या आसानी से बिल पारित करवा लिया गया? नहीं, देखिए, चूंकि उनकी मेजॉरिटी है तो वो ध्वनि मत से उन्होंने पारित करवा लिया। लेकिन इसको प्रवर समिति को भेजने के लिए सेलेक्ट कमेटी को विपक्ष ने कहा था। कांग्रेस और बीएसपी का कहना था कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ पहले से कानून मौजूद हैं, इसलिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता सदन हैं, उनका ये कहना था कि देखिए, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जरूरी नहीं है कि कोई पति जबरदस्ती कर रहा हो। पत्नी अपना सरनेम कुछ लिखती है, उसकी जाति कुछ होती है। एक ही धर्म में पत्नी की जाति कुछ और होती शादी के पहले, शादी के बाद वो अपने पति की जाति लिखना शुरू कर देती है बिना दबाव के। कई बार प्रेम में लिखती है। कई बार लड़कियां इसलिए अपने पति का धर्म मानती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके परिवार में एडजस्टमेंट में आसानी होगी, क्योंकि उनको लड़का मोहब्बत करता है। अगर हम उसके कल्चर को मानेंगे तो उसकी दादी हैं, घर के बुजुर्ग हैं, वहां एक्सेप्टेंस में आसानी होगी। जरूरी नहीं है कि ये किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। लेकिन बहरहाल चूंकि विपक्ष के पास संख्या नहीं है और सरकार के पास संख्या है, तो लिहाजा ये कानून जो है उन्होंने पास कर लिया। अनुराग के पास चल सकते हैं। अनुराग, वहां पर भी एक ये बड़ा मुद्दा बनाया गया है बीजेपी की ओर से, आखिरकार आज ये विधेयक पारित करा लिया गया है। वहां पर क्या कहा है सरकार ने और विपक्ष ने इस बिल पर बहस के दौरान? जी बिल्कुल अखिलेश जी, वैसे तो कानून यहाँ पर भी पहले ही बन गया था जनवरी में ही, और एक औपचारिकता भर थी क्योंकि यहाँ पर भी जो सदस्य संख्या है वो बीजेपी के पक्ष में है, तो खूब शोर शराबे के बीच में इसको पेश किया गया था, इसको टेबल किया गया था। और सरकार का ये कहना है कि जो पिछले अगर महीने भर के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 24 जो मामले हैं वो आए हैं, और भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के आए हैं। सरकार बार बार जोर देती रही कि देखिए, हम इसको लव जिहाद नहीं कहते। तो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 है, जो पहले विपक्ष कहता रहा कि 1968 से राज्य में कानून है, तो उनका कहना था कि इसमें कुछ मूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अब जो 10 साल की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना होगा, उन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा जो इस तरह की शादियां करवाते हैं, और इस तरह गुरु हैं उनको भी या जो सहयोग करते हैं उन पर भी उसी तरह की धाराओं में मामले चलेंगे। तो इस तरह के बदलाव किए गए हैं, और इसको भी लेकर यहाँ पर भी विपक्ष यही कहता रहा है कि इस तरह के जब कानून मौजूद हैं तो सरकार प्राथमिकताओं में कोरोना काल में लोगों के रोजगार घटे हैं, उनको रोटी नहीं मिल पा रही है, बाकी और जो तमाम मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन इसके जो सरकार ने अपने पक्ष में दलील दी वो ये बता दिया कि देखिए, एक महीने में तो 24 मामले आ चुके हैं, इससे पहले कितने अपराध इस बारे में घटित हुए होंगे। तो इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं। शुक्रिया आपका अनुराग। कमाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि आज 2 बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसे कानून, करीब करीब एक जैसे कानून कथित लव जिहाद के खिलाफ पारित करा लिए गए हैं। और अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की, जहां पर चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने तृणमूल का नारा लॉन्च कर दिया है। यह है खेला हॉबे, यानी खेल होगा। उन्होंने इस फुटबॉल में खुद को गोलकीपर घोषित कर दिया है। सवाल है कि क्या यह अंत तक शरीफ लोगों का खेल बना रहेगा? নীতিটা কি খেলার ময়দান? খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে।
इसकी शुरुआत किसने की, इसको लेकर झगड़ा है। क्या ये वीरभूम के दिग्गज नेता थे या फिर कोलकाता के ये युवा टीएमसी नेता? कुछ तो इस नारे को रविंद्रनाथ टैगोर तक से जोड़ रहे हैं। मूल जो भी हो, खेला होबे, यानी खेल होगा, अब तृणमूल का नया नारा है, जिसे ममता बनर्जी ने खुद मंजूरी दी है। খেলা হবে, তাহলে খেলা একটাই হবে 21-এর সাধারণ নির্বাচনে। খেলাটা কি, একদিকে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি থাকবে আর একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। बीजेपी ने फुटबॉल के मुहावरे को आगे बढ़ा दिया है। अगर ममता बनर्जी गोलकीपर हैं, तो बीजेपी के पास बेस्ट स्ट्राइकर हैं, जिनको मालूम है गेंद कैसे नेट तक पहुंचानी है, या फिर वो पूछते हैं कि ये धमकी तो नहीं। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। क्या राजनीति खेल का मैदान है? हम हैरान हैं। वे क्या खेलेंगे? क्या वो खूनी होली खेलेंगे? अगर वो गोलकीपर हैं तो हमारे पास कुछ बड़े स्ट्राइकर हैं जो जानते हैं कि गोल कैसे किया जाता है। बंगाल अब बड़े चुनावी खेल के लिए तैयार है। सवाल बस यही है कि क्या ये शरीफों की तरह खेला जाएगा? कोलकाता से मौनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू हो गया, लेकिन इसके लिए तैयार भव्य स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान ये बात खुली कि इसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। यानी यह मोटेरा स्टेडियम प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। अहमदाबाद के इस भव्य स्टेडियम को मिला एक नया नाम। सब हैरान रह गए क्योंकि इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी। मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब देखा हुआ उनका सपना था, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस पूरे परिसर को विराट खेल परिसर की तरह विकसित किया जा रहा है। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर है। सरकार का दावा है कि यहाँ ओलंपिक तक कराए जा सकते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक एंड रिलायंस एंड कहलाता है, तो दूसरा अडानी एंड। इसको लेकर एक चुटकी राहुल गांधी ने ली। ट्वीट किया, कितनी खूबसूरती से सामने आ जाता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड और जय शाह की अध्यक्षता। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और गृह मंत्री का एक साथ आना मीडिया के लिए एक बड़ा न्यूज इवेंट जरूर था, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाना किसी गुगली से भी कम नहीं था। मोटेरा से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरह गर्मा रही है राजस्थान की राजनीति। राजस्थान की राजनीति फिर गर्मा रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे तो तनातनी बनी ही हुई है, तो वहीं बीजेपी खेमे में भी सब कुछ कुशल नहीं है। वसुंधरा राजे के लिए पार्टी में प्रभावी भूमिका की मांग उठ रही है। उनके समर्थक करीब 20 विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। वसुंधरा भी लंबे समय बाद जयपुर में है। ऐसे में हालात संभालने के लिए राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह भी वहां पहुंचे। वसुंधरा राजे की राजस्थान वापसी, जगह जगह स्वागत और उनके समर्थन में नारे। 3 महीने के बाद राजे वापस राज्य में लौट रही हैं।
और उनके लौटने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक राजस्थान में पहले से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कोटा में कुछ हफ्ते पहले मीटिंग रख के उन्होंने राजे को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की मांग की थी। लगातार जो पार्टी का स्तर गिर रहा है और गिरावट पार्टी के उसमें आ रही है, उसको लेके लोगों ने चिंतन किया है और सब लोगों ने अपने ये विचार रखे हैं और आने वाले समय में ये तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई राजस्थान में विकल्प नहीं है। वसुंधरा जी के सामने कोई खेमा खड़ा नहीं हो सकता। किसी को गलतफहमी में और मुगानते में नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं हो सकता। वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और ये चर्चा करके लोग जबरदस्ती अपना कद बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और हाल ही में 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है कि उन्हें विधानसभा में विपक्ष की तरफ से बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे विधायक वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं और उनका ये खत लिखना प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के प्रभारी बने अरुण सिंह अब यहाँ राजस्थान आकर इन सभी मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की कोर समिति की मीटिंग में वसुंधरा राजे भी भाजपा दफ्तर पहुंची। बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और कभी भी व्यक्ति अपने को उठाने के बजाय पार्टी को उठाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये मैं जरूर कहूँगा। वसुंधरा राजे की जयपुर वापसी के पहले उनकी दिल्ली में मुलाकात पार्टी आलाकमान से हो चुकी है और ऐसे में उनके तेवर बहुत तेज नजर नहीं आए। लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजे को पार्टी हल्के में नहीं ले सकती है, ये भी संकेत उन्होंने दे दिया है। समय तो बदलता रहता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। ये तो समय का चक्र है कि ऊपर भी जाना होता है तो नीचे भी समय बिताना पड़ता है। इन सब चीजों से अपने को सीखने की जरूरत है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे दोबारा से सक्रिय होती नजर आ रही है। पार्टी के लिए क्या संकेत है? यहाँ पर जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह यहाँ आए हैं ताकि संगठन में जो भी टकराव है उसे दूर करें। आखिरकार उपचुनाव कुछ ही दूर है और ऐसे में पार्टी संगठन चाहता है कि पार्टी एक रूप होकर ये चुनाव लड़े। लेकिन साथ ही जो राजे समर्थक हैं वो खुली बगावत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी और प्रदेश नेतृत्व से सवाल जवाब जरूर कर रहे हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।